वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैंने फिर रेफरेंस के लिए इस लेक्चर में ये डायग्राम बनाई हुई है, इसी से मैं शुरू करूँगा। टॉपिक हमारा ये है कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम। इसको जो है आपने इसका जो बैनर देखा होगा उस पर लिखा हुआ है TCR, टी और ये छोटा सी और छोटा आर, TCR से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप कैपिटल टी भी लिख सकते हैं और आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या चीज़ है? ये क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम है। किस चीज़ का टाइम है? फॉल्ट को क्लियर करने का टाइम है। अगेन आप देखें यहाँ पर ये वाली डायग्राम से चलें। ये एक डायग्राम है, पैराबोला बना हुआ है। पैराबोला क्या शो करता है? इलेक्ट्रिकल पावर शो करता है। और जो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और जो कि वर्टिकल एक्सिस के साथ चलती है, ये वाली लाइन, ये लाइन ये शो करती है शाफ्ट पावर या मैकेनिकल पावर को। मैकेनिकल पावर यानी जो आपका प्राइम मूवर है उसकी पावर, उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से देते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो इसका मैग्नीट्यूड शो करती है मैकेनिकल पावर का। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो डेल्टा एंगल शो करती है। डेल्टा एंगल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। रोटर एंगल, पावर एंगल, लोड एंगल, बस एंगल, ये सब इसके नाम हैं। अब अगर कोई फॉल्ट सिस्टम पे आता है, जैसे ये मैंने एक छोटा सा यहाँ पर दिखाया हुआ है सिस्टम, जिसमें कि एक जनरेटर है, अल्टरनेटर है, 2 ग्रिड स्टेशन है, 2 बस बार्स हैं। इस बस बार के दरमियान में एक फॉल्ट आता है तो क्या होता है कि अगर ये देखें, ये जब पॉइंट P और P शाफ्ट या P मैकेनिकल बराबर हैं एक दूसरे के, तो इसको हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी का पॉइंट है ये। यानी स्टेबिलिटी का पॉइंट क्यों है कि इस वक्त मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर बराबर है। और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में क्या होता है कि स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, अगर आप, मैंने आपको कहा है कि डिफरेंशियल से, मैथमेटिक्स से, वेक्टर से ना डरें। थोड़ा मेरे लेक्चर आप सुनते जाएंगे तो आपको ये बड़ा आसान लगने लगेगा। देखिए ये जो डेल्टा है ये क्या है? ये रोटर एंगल है। और जब कोई भी इसके ऊपर, मैंने आपको कई दफ़ा बता दिया कि जब इसके ऊपर एक फॉल्ट आता है और ये यहाँ पर स्टेबल कंडीशन में डेल्टा पे खड़ा हुआ है, कहो ये डेल्टा 0 है, इनिशियल वैल्यू है। अगर ये किसी भी डिस्टर्बेंस की वजह से ये पावर, इलेक्ट्रिकल पावर कम या ज़्यादा हुई तो क्या होगा कि ये पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, क्योंकि पावर तो कम और ज़्यादा हो रही है ना। पावर जब कम और ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है कि ये ऐसे मूव करेगा, ऊपर या नीचे ऐसे मूव करेगा। फर्क करो, पावर रिजेक्ट हो गई। ये एक लाइन जो थी ना, ये मैं आपको कभी समझा दूंगा कि लाइनों को मैं करके बता दूंगा कैसे लोड कम होता है और कैसे लोड ज़्यादा फ्लो होता है। फर्क करो कि लोड जो था वो, अच्छा ये सब हो रहा है बहुत ही मिली सेकेंड में, इमीडिएट हो रहा है, इंस्टेंटेनियस हो रहा है। ये एकदम 1-2 मिली सेकेंड में की बातें हो रही हैं। कभी ये ना समझे कि मिनटों में और सेकंडों में बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। अब ये क्या हुआ कि PE मेरा जो था ये कम हुआ तो ये इसकी जो कम हुआ और ज़्यादा हुआ तो ये जो डेल्टा एंगल है ये बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन हुआ तो डेल्टा एंगल यहाँ से यहाँ पर आएगा। यहाँ कहीं आ गया, ये यहाँ आ गया, ये फिर यहाँ पर आ गया डेल्टा एंगल। लेकिन ये आता यहाँ पे नहीं है, इससे आगे चला जाता है क्योंकि एक इनर्शिया भी होता है और आगे जाएगा। फिर क्या होता है कि फिर जो है ये डिसेलरेट होता है, क्योंकि इसके साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं, गवर्नर है और बहुत सी चीज़ें हैं, वो अपने अगर उसी के हिसाब से फ्यूल को कम और ज़्यादा करते हैं तो ये जो मैकेनिकल पावर है ये खुद भी अपने को एडजस्ट करती है और एक नया इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहीं पर यहाँ पर आ जाएगा और वो नया डेल्टा हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर रुक जाएगा और यहाँ पर फिर उस नई पोजीशन पे PM और PE दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर आप इसको मैथमेटिकली मैं बयान करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर के डेल्टा तब्दील होना बंद हो जाएगा वहाँ वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, वो स्टेडी स्टेट का पॉइंट होगा। डेल्टा चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि जब एक नॉर्मल सिस्टम चल रहा होता है तो एक डेल्टा वहाँ पर होता है, वो डेल्टा एंगल बदल नहीं रहा होता है। एक आप पावर प्लांट पे जाते हैं, मशीन चल रही होती है, लोड उसके ऊपर है, जब तक वो बड़ा डिस्टर्बेंस ना आए तो डेल्टा जो था वो 1-8 डिग्री आगे पीछे हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और एक जगह हम कहते हैं कि कांस्टेंट है। तो वो जो कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि फॉल्ट में क्या हो रहा है, कांस्टेंट नहीं रहा, चेंज हो गया। इसको कैसे देखते हैं हम कैलकुलस में? अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो है d डेल्टा बाई dt इज इक्वल टू 0, तो ये स्टेडी स्टेट हो गया, स्टेडी स्टेट। क्यों भाई? हाँ भाई, स्टेडी हो गया ना ये, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो गया। इसमें टाइम नहीं है, टाइम यहाँ है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि सिस्टम बिल्कुल ठीक है। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा जो है वो बढ़ने लगा तो एक्सेलरेट होने लगा, आगे जा रहा है एंगल, रोटेशन तेज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। तो ये डिपेंड करता है किस पे कि मैकेनिकल पावर जो है
वो कम है कि ज़्यादा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ आज का जो ये वाला टॉपिक है, ये मैंने एक बेस बनाया हुआ है। अब ये टॉपिक है आज का, ये है क्लियरेंस टाइम। अब क्या है कि देखें, यहाँ पर फॉल्ट आया तो ये यहाँ पर गया और ये ऐसे काला वाला कर्व इस तरह है, और अगर ये नहीं तो एक लाल वाला कर्व है कि वो इस तरह है। तो आप देखें ये वाला जो कर्व है ये स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला कर्व जो है ये स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहा है, न्यू स्टेबिलिटी का पॉइंट आ जाएगा। और ये वाला जो है ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि देखें आप कोई कंट्रोल ही नहीं है डेल्टा के मैग्नीट्यूड में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट आएगा कि आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा और बाहर से निकल जाएगा, और दूसरे अल्टरनेटर के हिसाब से वो एक दूसरे से आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही फॉल्ट आए उसको फ़ौरन क्लियर करेंगे तो फिर ये आकर के स्टेबिलिटी वाले कर्व पे, काले वाले कर्व पे चलेगा। ये काले वाले कर्व पे जब कब आ रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा तो नहीं है ना शो किया है, जब आ रहा है कि मैंने फॉल्ट को फौरी तौर पे क्लियर कर दिया, फौरी तौर पे क्लियर किया। तो ये जो है फौरी तौर पे जो क्लियर करना मैं उर्दू में कह रहा हूँ, यही तो क्लियरेंस टाइम हो गया ना, टिपिकल क्रिटिकल क्लियरेंस टाइम यही हो गया। और ये टाइम कितना है, ये टाइम उतना ही है जितना रिले टाइम ले रही है, जितना कि आपका ब्रेकर सर्किट ओपन होने में ले रहा है। दोनों मिला करके ये टिपिकल क्लियरेंस टाइम आएंगे। और ये क्लियरेंस टाइम से ज़्यादा अगर फॉल्ट सस्टेन कर गया, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा। यानी कि इफ TCR is greater than the fault persistence time, फॉल्ट persistence टाइम या फॉल्ट या इसको लिखें ग्रेटर देन दी टाइम ऑफ फर्स्ट स्विंग। तो अगर ये के डेटा, अगर ये क्लियरेंस टाइम ज़्यादा हो गया और फर्स्ट स्विंग से आगे निकल गई बात, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर ये सिस्टम वापस नहीं आने का। तो ये मैंने दूसरा कंसेप्ट आपको अलग से समझाया कि TCR क्या होता है। तो ये इस तरह मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपको लफ्ज़ बताऊंगा। जब पूरा फिर हम सिस्टम को एक साथ मिला के करेंगे तो आपको खुद ही सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूरी ये चीज़ एक लेक्चर में करूं, जैसा कि मैंने देखी है आधे आधे घंटे के लेक्चर्स हैं, तो उसके अंदर फिर इंसान बोर हो जाता है थोड़ी देर के बाद। मैं खुद ही नहीं सुन पाता हूँ, मैं कभी किसी को सुनता हूँ तो जाहिर है कि कुछ पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ना भी होता है, समझना भी होता है, किताबों को भी रेफ़र करना होता है। तो किताबों में लिखा हुआ तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। इतनी बहुत सी अंग्रेज़ी एक ही सफ़े पे लिखी होती है, 2-4 वेक्टर डायग्राम, 2-3 उसके अंदर फेज़र डायग्राम, 2-4 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किताब तो मैं खुद ही बंद कर देता हूँ, तो आपसे क्या एक्सपेक्ट करूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं और भी वीडियो जारी करूँगा इस पर।